भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा 7वां देश है। भारत आबादी के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत न्यूक्लियर वेपन कैरी करने वाला स्टेट रीजनल पावर भी है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी चाइना के बाद भारत की है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट भारत का है। इसके बावजूद भी दोस्तों भारत में पोवर्टी, स्टारवेशंस, करप्शंस, इलिटरेसी, पब्लिक हेल्थ केयर काफ़ी बिगड़ा हुआ है। आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हुए इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? डिजिटल ज्ञान स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं अजय आपका स्वागत करता हूँ और आज आप सबके साथ इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के प्रेजेंट सिचुएशंस के बारे में, इसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में। इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग मिक्स इकोनॉमी है। इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है: कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स। कैपिटलिस्टिक की बात करें तो मार्केट कंट्रोल प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होते हैं। सोशलिस्टिक की बात करें तो मार्केट कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। मिक्स की बात करें तो दोनों मिक्स होती है। दोस्तों इतिहास में भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी और ये सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कही जाती थी, ये रियल बातें हैं। और उसके बाद मुग़ल अंग्रेज आए इंडिया में और इंडिया को लूटे और इस तरीके से लूट करके चले गए कि उनके बाद इस बुरी तरीके से लूटने के बाद भी इंडिया अपने आप को रिवाइव करते हैं और वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में अपने आप को खड़ा कर लिया। उसके बाद यदि बात करें तो पहली शताब्दी में इंडियन इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में 32% की भागीदारी शेयर करती थी और 10वीं शताब्दी तक आते आते 28% तक सिमट गई और 15वीं शताब्दी तक आते आते 24%। और जिस समय भारत अपने आज़ादी को लेकर के लड़ाइयाँ लड़ रही थी मीन्स 1947 में, उस समय भारत की जीडीपी 3% के पे आकर के सिमट गई थी। आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि अंग्रेज जिस समय भारत को आज़ाद कर रहे थे उस समय भारत को पूरी तरह से निचोड़ करके छोड़ दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी भारत अपने कैपेबिलिटी पे अपने आप को रिवाइव किया और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी में अपने आप को खड़ा कर लिया। दोस्तों इन सब के बारे में आज प्रेजेंट कंडीशन में डिस्कस करने वाला है। उसके बाद पावर परचेजिंग प्रायोरिटी की बात करें तो 2021 में भारत की पावर परचेजिंग प्रायोरिटी 7.19%। उसके बाद 2022 में पावर परचेजिंग प्रायोरिटी 7.37% के आसपास और 2026 तक ये अनुमान लगाया जाता है कि भारत की परचेजिंग पावर प्रायोरिटी 8.36% के आसपास जाने वाली है। यदि भारत के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 59% और इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 27% और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 14% देखने को मिलता है। यदि भारत में एग्रीकल्चर की बात करें तो भारत में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं। बहुत सारे फल फूल एग्रीकल्चर, धान, गेहूँ खेतियों, मक्का आदि वगैरह की खेतियाँ भारत में की जाती है। और इंडस्ट्री की बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट के रूप में उभर कर आया है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पे इंडिया आगे बढ़ रहा है। और यदि इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो जिस समय भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया के लिए पब्लिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अपनाया। पब्लिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी होता है जिसमें मार्केट कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। वो दोस्तों मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये उस समय के लिए ये ज़रूरी भी था। लेकिन इस चीज़ को इतने लंबे 30 से 40 साल तक खींच देना, ये कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी को एक स्टेप डाउन करने का काम किया। लेकिन उसके बाद 1991 में परचेजिंग पावर की मिसमैनेजमेंट के टाइम पे थोड़ी सी सुधार देखने को मिली। और 1991 के पहले की बात करें तो यदि किसी कंपनियों को मार्केट में नया स्टार्टअप, नई फैक्ट्रियां, कुछ भी नए ओपन करने की ज़रूरत आती थी तो उन्हें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। लाइसेंस 1969 में स्टार्ट की गई एक मेथड थी बिजनेस करने की, इसके आधार पर जिस भी बिजनेसमैन को, जिस भी इंडस्ट्रियल पीपल को स्टार्टअप, नई फैक्ट्रियाँ लगाने में पड़ती थी तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस लेनी पड़ती थी। लेकिन मिसमैनेजमेंट ऑफ बजट के कारण
1991 में जो क्राइसिस इंडिया को देखने को मिला, उसके बाद से इंडिया में कुछ सुधार आई और पेमेंट क्राइसिस में मिस मैनेजमेंट के कारण 1991 में भारत यानी कि इंडिया, हमारा देश, अपने इतिहास का सबसे बड़ा बुरा दिन देखा। और उस समय भारत में परचेजिंग पावर, फॉरेन रिजर्व सिर्फ 14 दिन के लिए ही इंडिया के पास, 14 डे के लिए ही इंडिया के पास बची थी। इसके बाद उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से बेल आउट लोन की गुहार लगाई और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उस इंडिया पे कुछ शर्तें और कुछ नियम लागू करते हुए ये कहा कि आपको अपनी कंट्री में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लानी पड़ेगी। यदि आप अपने कंट्री में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाते हैं तो आपकी इकोनॉमी सुधर सकती है। और बस इतना ही नहीं, इसके बाद सत्तावन IMF के गाइडलाइन में भारत ने अपने देश में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को वेलकम किया और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के आधार पर अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया। और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद 1991 के बाद भारत में बहुत सारी प्रकार की अनेक फॉरेन कंपनियां आई और अपनी इन्वेस्टमेंट जारी किया। इस प्रकार से फॉरेन टेक्नोलॉजी इंडिया में आई और इंडिया के इकोनॉमी को रिवाइव करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और IT सेक्टर की बात करें तो IT सेक्टर इंडिया में इस तरीके से एक नई ऊंचाइयों को छुई है कि बहुत ही एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से IT सेक्टर ने इंडिया में अपने आप को एक बहुत ही कम समय में अपने आप को एक अच्छे पोजीशन पे ला करके खड़ा कर दिया गया है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक स्वरूप है। यदि बात करें हम 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में, दोस्तों आपको पता ही होगा कि 2008 में अमेरिका की एक बैंक का दिवालिया निकल गया था, बैंकक्रप्ट हो गया था और इसका असर दुनिया के बहुत सारे देशों में देखने को मिला था। लेकिन उस समय इंडिया पे इनका बहुत ही कम असर पड़ा था क्योंकि इंडियन इकोनॉमी और इंडियन गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो कर रही थी और इनके बेसिक फंडा ये था कि फॉरेन कंपनी को उस समय ये सही लग रहा था कि इंडिया में इन्वेस्ट करना सही रहेगा क्योंकि इंडिया में उनके कंपनी को डूबने का कोई चांस नहीं था। तो लगभग 50% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस समय इंडिया में आ रही थी, तो इंडिया को उस आधार पर ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। आप वर्ल्ड और इंडिया का कंपैरिजन इस ग्राफ में देख सकते हैं, सिंपली इस ग्राफ में दिखाया गया है। और इंडिया और 2014 से 2018 के बीच इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी IMF के तरफ से डिक्लेयर करी गई। IMF का कहना है कि इंडिया चाइना को पीछे छोड़ते हुए नॉट इन द सेक्टर ऑफ मनी, इंडिया चाइना को ग्रोइंग इकोनॉमी के थ्रू पीछे छोड़ते हुए, इसका मतलब है कि जिस प्रकार चाइना अपने ग्रोथ रेट आगे बढ़ा रहा है, इंडिया उससे भी स्पीड में अपने ग्रोथ रेट आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बात ये 2014 से 2018 के बीच IMF के थ्रू कही गई। लेकिन कोविड पैंडमिक की यदि बात करें तो कोविड पैंडमिक के आते ही इंडियन इकोनॉमी की कमर टूट गई और उसके बाद भी इंडियन इकोनॉमी की कमर टूट गई और फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडियन इकोनॉमी -7.3 के पे आकर के रुक गई। ये भारत के लिए एक बहुत ही सेटबैक था। प्रेजेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्रेजेंट टाइम में इंडियन इकोनॉमी का प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा वर्ल्ड इकोनॉमी में ला करके अपने आप को खड़ा कर दिया। यूनाइटेड किंगडम 5वें स्थान पे था वर्ल्ड लेवल पे और यूनाइटेड किंगडम को डिस्प्लेस करते हुए इंडिया 5वें स्थान पर आकर के खड़ा हो गया। और इंडिया के प्रेजेंट सिनेरियो की यदि बात करें तो कुछ डाटाएं दी गई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। और मोदी गवर्नमेंट अपने सेकंड टर्म में इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की एक लक्ष्य रखी थी। ये लक्ष्य थोड़ा सा मुश्किल देखने को मिल सकता है, ये लक्ष्य थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि सेकंड टेन्योर ऑफ मोदी गवर्नमेंट को मात्र 2 साल बचे हैं। और करंट सिनेरियो की बात करें तो करंट सिनेरियो में इंडिया की इकोनॉमी $3.58 ट्रिलियन की है, $3.58 ट्रिलियन की है, जो कि $5 ट्रिलियन बनने में बहुत ही बड़े दूरी बनाए रखे हैं। और इसके बाद
फॉरेन और इसके बाद आईटी सेक्टर के बाद हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के मामले में भी इंडिया अपने आप को एक बहुत ही बेहतरीन लेवल पे रिप्रेजेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं और कुछ हद तक यदि बोले तो मार्केटिंग लेवल इंडिया में थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के कमी के कारण, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड उसके बाद यदि इंडिया में जिस तरीके से फॉरेन कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है, यदि उस तरीके से इंडिया में भी उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किया जाए तो डेफिनेट सी बात है कि इंडिया की कंपनी भी अपने आप को एक सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगी वर्ल्ड लेवल पे। सो दोस्तों, और आप यदि हम बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की यदि बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हम रसिया को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर आकर के खड़े गए हैं। ये अब जाहिर सी डेफिनेट सी एक बहुत ही अच्छी बात है। और नॉर्मल जीडीपी की यदि बात करें तो नॉर्मल जीडीपी इंडिया के 3 ट्रिलियन जीडीपी और जीडीपी और पावर परचेजिंग प्रायोरिटी की बात करें तो $10.21 ट्रिलियन की पावर परचेजिंग प्रायोरिटी जीडीपी है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।